हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही वीडियो अपलोड इस चैनल पर होती है। तो देखिए, आज हम फिर से अपने केस स्टडी, वैसे तो हमने ये हमारी थर्ड केस स्टडी है, लेकिन उससे जो सबसे फर्स्ट वाली थी वो हमने 2024 की थी। वो क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और वो समझने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हमने इसलिए की थी। और ये हमारी केस स्टडी है। अब हमने मतलब एक केस स्टडी और कर लिया जो 2025 के पेपर में आई थी, और इस केस स्टडी को अब हम करेंगे। ये भी 2025 में आई थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम 2025 की केस स्टडी कर लें और टाइम बचेगा तो फिर हम 2024 की केस स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे और एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। एक बेसिक मतलब अपना लेवल अपने माइंड का बढ़ा लेंगे कि भाई हमारी केस स्टडी आती है तो हमें उसको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। तो यहाँ तक तो होता है दोस्तों हमारा बस इंट्रोडक्शन और मतलब जो बेसिक बातें हैं। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी पे। अब मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आपका मन करेगा कि आप जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर दें, आपका मन करेगा कि आप मतलब फोन थोड़ी देर बाद पढ़ लें। ऐसा मत करना। देख रहे हो तो कंप्लीट देखना और मतलब इस तरीके से देखना कि आपको पहली बार में ही चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। इस चीज़ का माइंडसेट बना के देखना। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ये 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें बोलता है, अच्छा इस एक बार ना इस ब्रोच को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैंने इन ब्रोच के बारे में डिस्कशन करूँगा और इस वाले नीचे वाले ब्रोच की तो मैंने आपको वहाँ पे फिगर दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले को आप एक बार देख लीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं वहीं पे बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखें दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को हम पहले सबसे पहले अच्छे से रीड करते हैं और 20 मिनट मैं आपको समझा दूंगा। जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में करेंगे, अपने 4 नंबर के लिए हमारी केस स्टडी आती है, जब आप इसको पेपर में अप्रोच करेंगे तो आप 10 मिनट में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों, मैं इनको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए ब्रोच इज ए डेकोरेटिव पीस। कहता है भाई हमको पता है कि भाई कोट पे यहाँ पे लगाया जाता है, कोट पे, शर्ट पे, ब्लाउज पे वगैरह वगैरह पे, वो चीज़ें जो भी हम पहनते हैं वियरिंग्स पे, उन पर हम लगाते हैं। कहते हैं कि एक डेकोरेटिव पीस है जिसको पहना जाता है क्लोथिंग, जैसे कि जैकेट्स पे, ब्लाउजेस पे और ड्रेसेस पे, ताकि हमारी जो भव्य एलिगेंस मतलब भव्यता, मतलब हम थोड़े से और आकर्षक लगे, बढ़िया लगे, इसको बढ़ाने के लिए। कहता है कि जो मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स, कुछ मेटल्स से बना हुआ है, डेकोरेटेड विद जेमस्टोन्स, ब्रोचेस कम इन मेनी शेप एंड डिजाइन्स। कहता है कि ये जो ब्रोचेस हैं ये क्या है, जेमस्टोन्स है, प्रीशियस मेटल्स है, मतलब भाई गोल्ड डायमंड वगैरह वगैरह लगे होंगे उसमें। गोल्ड है ना, डायमंड तो हमारा मेटल नहीं है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीज़ों से बना होगा जरूर। कहता है कि मैनी शेप्स में आते हैं और डिजाइन्स में आते हैं। अच्छा, वो उसने यहाँ पर बस एक कैटेगरी दे दी कि भाई ये जो है ना, ये जो है, ये वाले देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये रूबरू, मतलब पेपर में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इसमें आता था, ठीक है, इस ऐसी शेप में, मतलब हमारे ब्रोच आते हैं। कहता है कि इन ब्रोच में से, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उनमें से एक ब्रोच उठा लिया उसने। कहता है कि एक ब्रोच बना हुआ है सिल्वर वायर से। सिल्वर वायर मतलब चांदी के तार से। कहता है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है। कहता है विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि भैया जो डायमीटर है इसका वो 35 मिलीमीटर है। कहता है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। कह रहा है कि जो ये वायर है, मतलब जो चांदी का तार है, चांदी के तार को इस तरीके से यूज किया गया है कि इसके 5 तार भी बनाए गए हैं, 5 डायमीटर बनाए गए हैं। कहता है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। कहता है कि ये इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देता है ना, एज शोन इन द फिगर। बेस्ड ऑन द अब आते हैं बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमें ये ऊपर की इंफॉर्मेशन मिली है, हमें इन चीजों के आंसर करने हैं। कहता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई एक सेक्टर का आप सेंट्रल एंगल बता दीजिए, सही है भाई। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। कह रहा है कि इस एसीबी की आप आर्क बता दीजिए, है ना। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, या फिर फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। देखिए मैंने क्या यूज किया, या फिर, मतलब पेपर में आपको ये और ये तो कंपलसरी करने थे, लेकिन इसमें से और इसमें से, थर्ड के ए और बी पार्ट में क्योंकि और लगा हुआ है तो इसमें से कोई सा आपको एक पार्ट करना है।
मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आपको जो भी बेहतर अच्छे से समझ में आता है आप उस अप्रोच के साथ जा सकते हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ से अपना क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लिया। हमने भले ही थोड़ा सा टाइम फालतू दिया क्वेश्चन को समझने में, लेकिन हमने ना क्वेश्चन में मतलब इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी कि कुछ चीज़ हमारे समझे बिना रह गई हो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और फ्रैक्शन में मान लीजिए जितने की भी आपसे बात हो रही है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके टेस्ट में नंबर 20 में से ऐसे मिलते थे भैया 20 अपॉन मतलब 18/20 मिल गए, 20 में से 18 नंबर मिल गए। दोस्तों ये क्या दिखाता है कि भाई ये टोटल पार्ट है, नीचे डिनोमिनेटर वाला टोटल पार्ट है, टोटल में से आपको 18 पार्ट मिले हैं। मतलब टोटल पार्ट अगर 20 है तो आपको कितने पार्ट्स मिले हैं, आपको 18 पार्ट मिले हैं, आपको 18 नंबर मिले हैं। अगर टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 20 हैं। तो इसी तरीके से हमारा हर चीज यूज होता है कि भाई जितने की हम बात करते हैं टोटल को तो हम रखते हैं नीचे, और जितने की हम बात करते हैं यानी कि मैं कह दूं ऑब्टेन पार्ट और टोटल पार्ट को हम रखते हैं नीचे। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज से तो हमें उसका भी वही पार्ट मिलता है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कल आप बड़े हो जाएंगे, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लेंगे या फिर प्राइवेट जॉब लेंगे, IT सेक्टर वगैरह कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, तो आपको एक सैलरी मिलेगी। मान लेते हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो 90,000 है, इतनी सैलरी आपको मिलती है। अब हुआ क्या, आप किसी महीने में अब आपको ये देखना है कि भाई मतलब मुझे कितनी सैलरी मिलती है। अगर मैं 30 दिन में से 20 ही दिन जाता हूँ, टोटल डेज तो 30 है लेकिन मैं जाता 20 ही दिन हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई मैं कितने पैसे वहां से लूँ। आप एक एक दिन का हिसाब लगाओगे कि भाई एक दिन का इतना बेटा, नहीं, आपको एक दिन का हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रैक्शन इन चीजों को इतना आसान कर देती है कि जैसे कि टोटल 30 है, टोटल में से 20 दिन आप गए हैं, मतलब आप 30 दिनों में से 20 दिन के पैसे आप लेंगे, उनकी अपनी सैलरी लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 90,000। जो भी आपको मिलेगा आपको वो चीज देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 से 0 खत्म, 3 और ये 3 0 0 0 और 0 30,000, यानी कि आपको मिलेंगे 60,000 अगर आप 20 ही दिन जाते हैं, है ना। आप डिवाइड करते रहेंगे। मैंने आपको केवल और केवल यहाँ से बेसिक आइडिया दिया है, और आप कहेंगे कि भैया हमारा इसमें इसका क्या यूज। अब या तो आपको इसके फॉर्मूले सारे ही याद हैं, अगर आपके फॉर्मूले याद भी नहीं है और आपने अगर ये चीज समझ ली है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है, तो आप मतलब इसका हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए सबसे हम पहले हम राइट कर लेते हैं तो जो भी डाटा हमारे पास गिवन है और जो हम हमेशा से करते आते हैं। क्या राइट करते हैं, सबसे पहले हम राइट करते हैं अपना सॉल्यूशन में गिवन, और गिवन में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो ब्रोच है, ब्रोच का डायमीटर की उसने डायमीटर का मेजरमेंट आपको दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो डायमीटर दिया है, मैं एक बार इसको बदल लेता हूँ मार्कर को। देखिए उसने दिया है कि भाई डायमीटर ऑफ ब्रोच, हम मान लेते हैं कि भी ब्रोच का जो डायमीटर है उसको हम मान लेते हैं d, और उसने वो दिया है 35 mm, है ना। अगर 35 mm उसका डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी उसकी ब्रोच की, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ब्रोच। तो रेडियस दोस्तों क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाती है हमारी r, वो डायमीटर का आधा हो जाती है, यानी कि हो जाएगी 35/2। अब आपके दो मन होंगे यहाँ से कि भैया हम इसको पॉइंट में लेके चले या ऐसे लेके चले। आप जैसे मन चाहें आप वैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बस टफ बन जाती है, ऐसा मतलब बच्चों को लगता है। तो अभी हम फ्रैक्शन से ही उठा लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन से ही हम चीज़ों को आसान कर लेते हैं। अब आते हैं भाई इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ और निकाल भी नहीं सकते दोस्तों, है ना। जितना उसने गिवन है बस उसने ये और गिवन है कि भाई 10 इक्वल पार्ट्स में, हम 10 इक्वल पार्ट्स में देखते हैं भाई 10 ही है क्या, भाई 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि सेक्टर किसे कहते हैं, आपको ये नहीं पता सेगमेंट किसे कहते हैं,
तो इसी चैनल पर मैं एक वीडियो का लिंक नीचे ही लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के, मैंने उसमें सर्कल को बड़े ही डिटेल में समझाया हुआ है कि सेक्टर किसको बोलते हैं, डायमीटर, सेमी सर्कल, हर एक चीज़, हर मतलब बारीक से बारीक चीज़ मैंने उसमें समझाई है और एनिमेशन के साथ समझाई है, तो आप उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 सेक्टर हो गए, है ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसी सर्कल को देखते रहिए, मैं मान लेता हूँ ये भाई ब्रोच नहीं है, ये है एक पिज्जा, और अगर आप इस पिज्जा को 10 पार्ट में डिवाइड करते हो, जैसे वहाँ पे डिवाइड ही है, और मान लेते हैं कि कोई लड़का था जिसने इसकी 3 स्लाइस खा ली, 1 2 3, कोई सी भी 3 खा ली, यानी कि उसने टोटल में से टोटल पिज्जा का कितना पार्ट खाया दोस्तों, 3/10 उसने पार्ट खत्म कर दिया, उसने खा लिया। तो हम यहाँ से एक ऐसा आइडिया भी हम लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इसको मानते हैं ब्रोची, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई मुझे बता दो ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, तो आप कहोगे भैया जब पूरा सर्कल की तरह एंगल बन जाता है कंप्लीट एंगल, यानी कि वो होता है 360 डिग्री का। और अगर वो 360 डिग्री का होता है तो, और यहाँ पे देखना ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर की बात करें, मतलब टोटल पार्ट अगर 10 है तो उसमें से वो एक ही पार्ट की बात कर रहा है, मतलब भैया टोटल तो हमारा 360 था, 360 डिग्री। लेकिन हम तो बता रहे हैं एक ही पार्ट के लिए, यानी कि जैसा आपने बताया कि भाई टोटल पार्ट, और जितने की हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट की, है ना। अगर वो 2 पार्ट की पूछता ना कि भाई दोनों सेक्टर का बताओ, तो भी हम निकाल देते, 2 ऊपर राइट कर देते, 2 को ऊपर राइट कर देते। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया दोस्तों 36 डिग्री। आपको थोड़ा सा मतलब दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बार निकालता हूँ इसमें, देखिए। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कितना भाई, 36 डिग्री, आराम से 36 डिग्री। बस फर्स्ट पार्ट हमारा इतना ही था कि भाई टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल, टोटल एंगल का कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उस एक सेक्टर का हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे, हमारा 1 नंबर हमें यहाँ से मिल चुका। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है लेंथ ऑफ आर्क, ये हमें निकालनी है, एसीबी की लेंथ हमें निकालनी है। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो है ये हमसे कह रहा है कि ये बता दो बस ये कितनी लेंथ है, लेकिन मैं आपसे कहूँ ये पूरी कितनी है भाई, तो ये पूरी सरकमफ्रेंस है, मतलब मैं कह सकता हूँ भाई 2πr। और 2πr की देखना जितने पार्ट में, जैसे हमारे सेक्टर डिवाइडेड है 10 पार्ट में, ऐसे ही तो हमारे इस तरीके से ये जो हमारी इक्वल इक्वल बनेगी, ये भी तो हमारे डिवाइडेड है आर्क, ये भी हमारे एक पूरी सरकमफ्रेंस 10 पार्ट में डिवाइड है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया इसकी भी हम 1/10 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए 2 की मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू दोस्तों हमने देख ली थी 35/2, और ये हो गया 1/10। सही है, ठीक है। देखें 7 5 जा 35। अब अगर हम देखते हैं तो इससे कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10, और इस 5 से 5 कैंसिल, तो हमें मिल गया दोस्तों यहाँ से ये 22 मिल गया, और अपॉन में 2, यानी कि इस 2 से ये खत्म, तो ये आ गया 11। तो ये आ गया दोस्तों 11 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्यों लिया भाई, जब आप हर चीज ही मिलीमीटर में ले रहे हो, आप अपनी रेडियस ही आपने मिलीमीटर में ले ली, तो आपकी सारी चीजें मिलीमीटर में आएंगी, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट ही थी, बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका। देखिए थर्ड पार्ट भी कितना आसान है ना, बिल्कुल। अब आते हैं सॉरी सेकंड पार्ट भी हमारा आसान है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, और अगर हम थर्ड पार्ट के पार्ट ए की बात करते हैं, तो यहां से देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। सही है अभी, हम निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर की बात कर रहा है, ईच का मतलब एक, हर 10 सेक्टर बने हैं तो 10 में से हर एक का एरिया।
क्योंकि हमारे 10 सेक्टर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब हमारा जो एरिया होगा 10 के 10 सेक्टर का वो भी 10 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा पूरे सर्कल का एरिया। यानी कि अब हम जा सकते हैं कि भैया एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, हम टोटल बात कर रहे हैं 10 पार्ट में से एक पार्ट की। यानी कि हमने निकाल दिया भैया 22/7, 35/2, यहां से भी दोस्तों 35/2, और यहां से हो गया हमारा 1/10। ठीक है, अगर इससे कैंसिल करते हैं तो 7 5 जा 35। अच्छा सही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो 5 से ये कैंसिल हो गया तो 5 2 जा 10। अगर हम इसको आगे राइट कर लेते हैं तो ये बना हमारा 22 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये हमारा नंबर बना दोस्तों। 2 से कैंसिल कर लो, 2 11 और 2 4 जा, तो ये हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में 4। बिल्कुल सही है। तो 11 मल्टीप्लाई 35 में करते हैं तो हमको मिलता है 385, और 385 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमें मिला भाई 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, बचा 2, जो 2 बचा वो 5 के आगे लगाएंगे, 4 6 जा 24। सही है, पॉइंट लग गया, 1 आ गया, 4 2 जा 8, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, और 4 5 जा 20। तो ये आ गया दोस्तों हमारा इतना 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। सही है। अब आते हैं इसके थर्ड के बी पार्ट पे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आया होगा हर एक चीज। अब आते हैं इसके थर्ड के बी पार्ट पे। कहते हैं फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब ध्यान से देखो भाई, सिल्वर वायर से ही उसने अपना ब्रोच बनाया है। हो सकता है आपको बाहर थोड़ा सा कुत्तों की आवाज आ रही हो, लेकिन परेशान नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना पढ़ाई का काम करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई ब्रोच उसने बनाया, तो पहले सिल्वर वायर ऐसा लगाया होगा, फिर 1 डायमीटर, फिर 2 डायमीटर, फिर 3 डायमीटर, फिर 4 डायमीटर और फिर 5 डायमीटर। इस तरीके से उसने बनाया होगा। मतलब आप ध्यान दीजिए, उसने जो सिल्वर वायर है पहले यहाँ से लेके ये गोल गोल है, इसका सिल्वर वायर एक बनाया होगा, फिर ये डायमीटर भी लगाए होंगे। मतलब अगर मैं निकाल दूं कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो दोस्तों वो क्या होगी, मैं कह सकता हूँ भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी। बिल्कुल, ये सरकमफ्रेंस ही तो है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और होगा क्या भाई, 5 डायमीटर भी है तो 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस होती है हमारी दोस्तों 2 पाई आर प्लस, और 5 डायमीटर है हमारे, यानी कि 5 इंटू डी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 35। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 22 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 110 प्लस। अब 5 की मल्टीप्लाई 35 में करनी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भैया ये आएगा 175 तो जब हमने 110 में ऐड किया तो हमें मिला 28285 है ना, 285। और ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये आया हमारा 285 मिलीमीटर। मतलब इतना वायर हमारा यूज हुआ है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने कितने आराम से आपको समझाया है, हर एक चीज समझाई है, लेकिन 20 ही मिनट हुए हैं बस। अब देख लीजिए टोटल मतलब समझाया तो मैंने आपको बस 15 से 16 मिनट में ही है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपने ये चीजें सारी समझ ली है ना, आप कहोगे कि भैया आपकी तो कैलकुलेशन फास्ट है,
तो मैं आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा वो इसमें 10 मिनट लगेगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करना है, पूरे 10 मिनट आपको लगेंगे आराम से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि भैया सर्कल का क्या पार्ट है, मतलब किस पार्ट को क्या बोलते हैं, आपने अभी तक पढ़ा तो है लेकिन आपको याद नहीं रहता। बोर्ड के तो पेपर अब 17 फरवरी के ही हैं और फर्स्ट पेपर भी मैथ का ही है। तो दोस्तों आप कर ये सकते हैं कि आप मतलब जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें मैंने लगभग 8 से 9 मिनट में, मतलब होगा शायद 10 से 15 मिनट की भी वीडियो होगी, लेकिन उस 15 मिनट की भी अगर वीडियो होगी ना तो वो आपको हर चीज़ समझा चुकी होगी 15 मिनट के बाद। जब जब आपको डाउट आते हैं तब तब आपको वीडियो देखनी है, कभी भी देख लीजिए। 15 मिनट तो बहुत छोटी चीज़ है ना, कभी भी निकाल लीजिए और उससे तो आपका मतलब कंसेप्ट ही आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ का हमारा इनमें से हमें कोई सा भी एक पार्ट करना है। तो दोस्तों ये आया था 1 नंबर में, ये आया था 1 नंबर में, ये 2 और ये 2। तो इन दोनों में से कोई से एक कर लेते हैं। तो 2 और 2 4, 2 या फिर 2 4, मतलब 4 नंबर में ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा पेपर में हमें देखने को मिला था। उम्मीद करता हूँ आपको एक बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको फ्रैक्शन का इसमें इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। मैंने कहीं पर भी इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लगाया, हालांकि मैं इसमें लगा सकता था एरिया ऑफ ईच सेक्टर। भैया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही 36 आ जाता, फिर 36 ऊपर आता, 360 नीचे आता, 36 10 या 360। बेटा बात तो वही है ना कि भाई 10 से एक पार्ट है, वहां पे भी तो हमने यही निकालना था, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारी ऐसी चल रही है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमारी बन जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। और फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी पर। जब तक दोस्तों आप करते हैं बाय बाय। और आप इस केस स्टडी जितनी भी आपकी हुई हैं इनको बार बार रीड कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आप अटकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है कि भाई ये आपसे नहीं हो रहा है, वहाँ से आपको वीडियो देखनी है, फिर से आपको वो वीडियो देखनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी को। और अब हम क्या करेंगे कि हम लगातार 2 से 3 केस स्टडी हम एक साथ कंप्लीट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। मैं ये भी कर दूंगा कि जितनी भी 2025 में केस स्टडीज़ आई हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हैं, 4 केस स्टडी आई थी, मैं चारों की चारों को कंपाइल कर दूंगा और आपको सिंगल एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक काम कीजिएगा, पहले आप इसको देख लीजिए और फिर बाद में उस एक वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन और तैयारी आपकी एक साथ ही हो जाएगी और पेपर से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस वाली केस स्टडी को देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है। देखें, कहता है ए फार्मर हैज ए सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। कह रहा है कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास में गोलाकार में फील्ड है, खेत है उसके गोलाकार, सर्कुलर शेप में है, गोल गोल है ना, ये वाले इस तरीके के। कहता है ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर विद इन द लैंड एज शोन बिलो। कहता है कि भाई उस सर्कुलर वे में, सर्कुलर खेत में वो ना अपना घर बनाना चाहता है और वो बनाना चाहता है कि जितना बड़े से बड़ा स्क्वायर बन जाए उतने बड़े स्क्वायर को वो अपना घर बना ले। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ये उसका खेत हो गया गोल गोल, क्या ये सबसे बड़ा स्क्वायर है? आप कहोगे नहीं। क्या ये सबसे बड़ा स्क्वायर है? आप कहोगे नहीं। तो एक स्क्वायर ऐसा होगा जो उसको 4 पॉइंट पे टच करेगा, जो मैक्सिमम साइड से होगा, और वो हमारा स्क्वायर वो बन जाएगा। तो चलिए हम समझ चुके हैं कि उसने क्यों बोला कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, क्योंकि वो अपना घर जो है वो बड़े से बड़ा बनाना चाहता है। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ लैंड इज 35 मीटर। कह रहा है कि जो खेत है, सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है, इसकी जो रेडियस है वो 35 मीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमें करने हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू बी फेंस द एंटायर लैंड। कहता है कि जो उसकी एंटायर लैंड है, मतलब जो उसका सर्कुलर खेत है, सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ उसको मतलब तार बांधना है और उस तार की हमें लेंथ इसमें बतानी है। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑन व्हिच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि उस स्क्वायर की लेंथ पता करो जो मैक्सिमम हो सकता था, उसकी एक साइड की लेंथ आप पता कीजिए।
अच्छा, थर्ड का ये पार्ट क्या कहता है? द फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास ऑन द शेडेड रीजन। अब देखते हैं शेडेड रीजन भैया ये वाला ही शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस शेडेड रीजन में वो ना घास मतलब कुछ भी बोना चाहता होगा, ग्रास बोना चाहता होगा, तो वो करना चाहता है। और कहता है कि अराउंड द हाउस इन शेडेड रीजन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि भाई 50 पर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मीटर में घास लगाने का खर्चा, घास उगाने का खर्चा जो आ रहा है वो 50 रुपये आ रहा है। तो बताओ ये जो टोटल शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें उसको घास को उगाना है, जिसमें उसको घास को लगाना है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा टोटल। फिर कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस। कह रहा है कि जो घर का है, घर का रेशियो बता दो, और घर का रेशियो उसके साथ बता दो जो सर्कुलर खेत में से घर के अलावा जो जमीन बच गई, ठीक है। चलिए अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसका सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सही से बढ़िया तरीके से दिख भी रहा है। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम हमेशा ही अपना क्वेश्चन में गिवन राइट करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई गिवन में आपको एक नॉर्मल सा डाटा क्या दिखाई दे रहा है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये वाली, इसको हम डायरेक्ट राइट कर देते हैं क्या कि रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड या फिर पीस ऑफ लैंड, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, और दिस इज 10 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ अलग से डाटा है भी नहीं, और हम इसमें आगे से कुछ मतलब गिवन इसमें राइट कर भी नहीं सकते हैं, है ना। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कहता है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। अच्छा, अब देखे ध्यान से, क्या कह रहा है कि उसका ना ये सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है, तो उसको ना इसके चारों तरफ ऐसे तार बांधने हैं इसकी बाउंड्री में, ताकि मान लो भाई खेत के बाहर तार बांधते हैं, जिनके खेत हैं वो समझ सकते हैं, ताकि उसमें जानवर ना घुस जाए। लेकिन आप वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई एक तरीके से ना उसको बाउंड्री कवर करनी है अपने खेतों की, ठीक है, अपने खेत की उसको बाउंड्री कवर करनी है। तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ तार बांध देगा कि भाई ये जमीन मेरी है। तो कहता है कि उस तार की लेंथ कितनी होगी, जो एक बार तार लगाएगा चारों तरफ बाउंड्री को, उस तार की लेंथ कितनी होगी। भाई तार की लेंथ कुछ और थोड़ी होगी, मतलब बाउंड्री की लेंथ होगी। और सर्कल के केस में बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, जिसको नॉर्मल केसेस में पैरामीटर बोलते हैं किसी भी फिगर का। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे क्या भाई, सर्कमफ्रेंस। तो बात है अपने फर्स्ट क्वेश्चन का, और उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं अपने सॉल्यूशन से। कहता है भाई बता दो एंटायर वायर की लेंथ बता दो भाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यूज्ड वायर कह देते हैं ना, है ना, यूज्ड या फिर नीडेड वायर हम बोल देते हैं भाई ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगी, कि ये होगी दोस्तों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, बाउंड्री की लेंथ होगी, और वो होती है दोस्तों 2πr। 2 तो हमारे पास ऐसे पाई को हम राइट कर लेते हैं 22/7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें गिवन ही है 35। तो देखिए 7 5 जा 35, ये आ गया 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो 10, 10 की मल्टीप्लाई 22 में, तो ये आ गया 220 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। कहता है कि बताओ उस स्क्वायर की लेंथ पता कर दो, उस स्क्वायर की साइड की लेंथ पता कर दो जो बड़े से बड़ा बन सकता था उसके अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए ये आपके सर्कुलर फील्ड है, और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो वही होगा ना भैया जो इसके इससे हो गया जाएगा सेंटर से, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम डायमीटर थोड़ी सी देर बाद बनाएंगे, लेकिन हम एक बार ना इसके अंदर मैक्सिमम अपने स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे फिगर में भी दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो अगर मैं, होता क्या है कि जब हम मैक्सिमम स्क्वायर बना लेते हैं सर्कल के अंदर,
तो होता क्या है कि जब हम इसके डायगोनल को मीट करते हैं तो ये जो डायगोनल होता है ना, ये भी सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है, और सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है मतलब हम कह सकते हैं डायमीटर है ये तो, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो सर्कल का डायमीटर है वो हमारे स्क्वायर का डायगोनल है। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मीट करेंगे तो सेंटर से होकर जाएगा। और एक बार अगर हमें डायमीटर पता चल चुका, हमें डायगोनल पता लग गया, तो हम निकाल देंगे आराम से, है ना। कैसे? अब हमारे पास कई तरीके हैं, कोई सा भी एक तरीका उठा लेंगे, मैं आपको दोनों तरीके आपको समझा दूंगा, है ना, डायरेक्ट भी और वैसे भी। अब आते हैं भाई, ठीक है, हम अब इसको करते हैं। क्या कहता है सेकंड पार्ट में? सबसे पहले हम डायगोनल निकाल देते हैं कि भाई मैं क्या कह दूं कि डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर लेंथ। इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल होगा डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेंथ। मतलब दोस्तों वो होगा 2 इंटू आर, है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 35 और ये मिल जाएगा हमें 70 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे राइट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो आ जाएगा दोस्तों 70 मीटर। ये हमें डायगोनल पता लग गया। ये क्या पता लग गया हमें? ये हमें डायगोनल पता लग गया कि भाई अगर इसके अंदर भैया कोई स्क्वायर हो सकता तो ये ना इसका डायगोनल है, इसके डायगोनल की ये जो लेंथ है ये 70 मीटर है। अब अगर आपको मैं और सारी फिगर हटा दूं और मैं केवल और केवल आपको यही दिखाऊं ये, तो भैया ये तो आपको स्क्वायर दिख गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल ही है। मैं मान लेता हूँ भाई ये ए है और ये ए है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये क्या होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हाइपोटेनस निकलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 2a स्क्वायर। अब ये होता है अंडर रूट 2 के अंदर चला गया और अंडर रूट ए स्क्वायर अलग हो गया, तो ए तो बाहर निकल गया, तो ये रह गया ए अंडर रूट 2। मतलब ए अंडर रूट 2 की वैल्यू 70 मीटर आई है। मानते हैं बात, है ना? ठीक है। और अगर अंडर रूट ए की वैल्यू 70 मीटर आई है तो ए की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 70 अपॉन रूट 2 होगी। अब हम इसको ना लैंग्वेज में राइट करते हैं। ये तो हो गया हमारा समझने का तरीका। हम क्या करते हैं कि लेट कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर देन, तो दोस्तों डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया अंडर रूट में 2x स्क्वायर। और अभी हमने देखा कि भैया ये तो x अंडर रूट 2 हो गया। मतलब मैं कह दूं भैया x अंडर रूट 2 की तो वैल्यू हमें 70 मिली है, तो मैं कह सकता हूं कि x अंडर रूट 2 की वैल्यू हमको 70 मीटर मिली है। मानते हैं बात? चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो 70 अपॉन रूट 2। अब हमने ना एक चीज समझी है नंबर सिस्टम में भी, मतलब रियल नंबर चैप्टर में, कि हम ना किसी भी नंबर के नीचे रूट में नंबर नहीं छोड़ते। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं रूट 2 से न्यूमरेटर में भी और रूट 2 से ही डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 70 रूट 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 और 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 35 रूट 2 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, है ना। मैं इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए क्या कहता है कि भाई जो किसान है ना वो शेडेड रीजन में वो घास उगाना चाहता है। मतलब भैया मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्क्वायर है, ये इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर है। और अगर मैं यहाँ से सेंटर से ये मिला दूं, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से समझना कि भैया आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में समझा है कि भैया ये वाला जो एंगल होता है ना, ये होता है हमारा पूरा 360 डिग्री। और क्योंकि आपको ये साइड पता है कि भैया ये तो इक्वल ही होती है स्क्वायर में, मतलब हर इसके सामने वाला एंगल ये और ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 4 पार्ट में। क्यों? क्योंकि बना तो यही रहेंगे साइड।
इक्वली साइड बना रही है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। 360 का 1/4 मतलब 4 में उसको डिवाइड करेंगे इक्वली तो 90 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मैं सेगमेंट का एरिया निकाल दूँ, मेरा काम हो जाएगा। और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 सेगमेंट है, अब एक जैसे ही है। ठीक है, तो पहले मैं निकाल देता हूँ क्या भाई कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे कहेंगे कि जो यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल है, मतलब यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री है, ये हमने समझ लिया क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 2 इंटू है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ ताकि थर्ड के बी पार्ट के लिए भी स्पेस हमें बढ़िया प्रॉपर मिल जाए। तो ये 2 पाई की वैल्यू दोस्तों रख देते हैं 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू रख देते हैं 35 इंटू 35 और 360 नीचे और माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई साइन 90, ऐसा हो गया है ना। ठीक है, देखें साइन 5 से 35 सही है। अच्छा ये थीटा भी तो था हमारा, हमने इसे क्यों राइट किया, तो ये 90 ये भी हो जाएगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा सही से राइट कर दूंगा भाई। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये थीटा वाली वैल्यू आ गई। और अब हो जाएगा माइनस में 1/2 35 इंटू 35 इंटू साइन 90। तो अगर हम देखते हैं तो भाई देखो 0 से 0 कैंसिल और 9 4 से 36, बिल्कुल सही है। और साइन 5 से 35, और अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो हम कर क्या, हम ये मतलब कर सकते हैं, तो बढ़िया काम कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को तो बाहर ऐसे ही रहने देंगे, जो अंदर बचेगा बस उसको सिंपल फॉर्म में राइट कर देते हैं ताकि हमें डाटा अच्छे से समझ में आए। तो 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 है ना, तो ये बचा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में बचा दोस्तों 4 माइनस यहाँ पर बचा 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2। अब अगर देखते हैं तो साइन 90 की तो वैल्यू बनी होती है ना, तो उसकी तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं भाई, या तो हम 1/2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 35 भी कॉमन ले सकते हैं और अंदर का डाटा मतलब इतना आसान बना सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं कि इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मजा आएगा कि भाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 22 में 5 में और 35 में, और नीचे आ गया दोस्तों 4। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी तो 2 इंटू 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 11 जा। ठीक है, ये आया 11 मल्टीप्लाई 5 55, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं ना 55 मल्टीप्लाई में क्या रह गया 35 और माइनस में रहेगा दोस्तों 35 मल्टीप्लाई 35। अब आप क्या करेंगे, आप दोस्तों करेंगे कि आप ऐसी कैलकुलेशन करने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ इससे भी आसान हम क्या कर सकते हैं भाई। 35 यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे भी, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। 55 माइनस के 35 मतलब ये हो गया 35 इंटू में देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 35 टू 70 मतलब ये आ गया दोस्तों कितना 700 मीटर स्क्वायर, है ना। बिना किसी कैलकुलेशन के, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं की क्योंकि नंबर ही सेम बन गए थे, मुझे समझ में भी आ रहा था भाई आराम से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, रेट बता दो भाई। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है
गिवन रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितना है 50 रुपीज, तो रेट ऑफ 7 मतलब ये पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर और 700 मीटर स्क्वायर का कितना होगा कि भाई 50 में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 700 की, तो ये आएगा दोस्तों कितना 35,000 रुपीज। मतलब इस एरिया को बनाने में ना उसके 35,000 रुपये लग जाएंगे, 35,000 रुपीज लग जाएंगे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट सबसे इंटरेस्टेड और सबसे मतलब इजी है। अब तुम्हें तो लगेगा भाई हार्ड है, मैं कहता हूँ कि भाई हार्ड तो ये भी है समझने में, लेकिन ना ये चीज डाटा इतना आसान आसान बना सकते हो आप अगर आप थोड़ा सा सोच के चलते हो कि मैं क्या राइट करूँ आगे। अब करते हैं थर्ड के बी पार्ट को। देखो क्या कहता है फाइंड द एरिया। अच्छा रेशियो फाइंड करो, मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या है दोस्तों, रिक्वायर्ड रेशियो है कि भाई एरिया ऑफ द लैंड, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जिसका घर बना हुआ है भाई, और नीचे क्या बचा, कहता है कि जो एरिया बच गया उसका बता दो, मतलब नीचे बचेगा भाई एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, और ये टोटल एरिया है, इसमें से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता लग जाएगा कितना एरिया बचा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, साइड इनटू साइड है ना, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, साइड का स्क्वायर होगा, मतलब मैं कुछ कुछ चीजें प्रूव करता हूँ क्या। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो कि भाई साइड का स्क्वायर पहले हम डाटा मतलब क्या फॉर्मूले में ही राइट कर लेते हैं। अपॉन में एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड में कितनी मिली थी 35√2 मिली थी हमें साइड, 35√2 मल्टीप्लाई 35√2, इसका स्क्वायर मतलब पाई मतलब 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35, क्यों क्योंकि ये तो रेडियस है, और फिर से दोस्तों 35√2 मल्टीप्लाई में 35√2 ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्यों क्योंकि एक ही टर्म है हमारी। अब देखें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 35 में करोगे, अच्छा मत करो, जैसा हमने अलग आसान बनाया ऐसे ही हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में देखो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे 7 5 से 35, तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 माइनस के, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों यही वाली चीज कि 35 इंटू 35 इंटू 2 है ना। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो भाई यहाँ से 35 कॉमन आ रहा है, नीचे से 35 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लो भाई कॉमन ले लो, तो 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2, नीचे से जब कॉमन लोगे तब 2 मल्टीप्लाई 35 कॉमन ले लो, और उसके साथ में 5 भी कॉमन ले लो, मतलब यहाँ से भैया 5 भी ले लिया 35 भी ले लिया 2 भी ले लिया, तो यहाँ से 11 ही बचा बस, और यहाँ से हमने 35 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 लिया था यहाँ से 7 बचा, और 2 भी बाहर चला गया, तो देखें इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 5 से हम जाए 35, तो ये आ गया हमारे पास सामने 7/4, यही हमारा रेशियो था, मतलब इसको कह सकते हैं कि 7/4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। चलिए अब इस वीडियो को आप दोबारा देखेगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिवाइज कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। अब हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेलकम आपका बोर्ड मेड इजी पे, और आज हम इस क्वेश्चन को भी इजी बना देंगे। और चलिए अब हम देखते हैं, अब अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। और अब से पहले हम बहुत सारी केस स्टडी कर चुके हैं, बच्चों के रेस्पॉन्स भी आए हैं, काफ़ी उन्हें काफ़ी उन्हें मतलब पसंद आई है, बोल भी रहे हैं कि भैया इस वाली केस स्टडी को भी करा दो,
क्योंकि इस वाली केस स्टडी में बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं पे भी सॉल्यूशन पढ़ ले समझ में नहीं आएगा, है ना। कहीं पे भी पढ़ लो, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो सॉल्यूशन आपकी जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है ना। क्योंकि एक दो बच्चे तो हमारे बढ़िया भी होते हैं पढ़ाई में, तो उनको तो सब चीज़ समझ में आएगी, उनकी तो मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे 90% बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आज मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन भी उनको समझ में आ जाए, और वो भी एक बार में समझ में आ जाए, उनको बार बार ये क्वेश्चन दोबारा ना ढूंढना पड़े अलग अलग वीडियो पर। अगर आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर इस तरीके का क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों के लिए आ जाता है तो एक दो बच्चा तो कर लेगा 100 में से, बाकी 95 बच्चों की हवा खराब हो जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। तो उस हवा को आज हम खराब ना करके अच्छा कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्या है कि क्वेश्चन को ना पढ़ो इतने अच्छे तरीके से कि वो लैंग्वेज में ही टूट जाए। भाई लैंग्वेज में ही तो घुमाना चाह रहा होगा उसे वादा, लैंग्वेज में ही तोड़ देंगे। क्या कहते हैं कि अनुराग परचेज्ड ए फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। कहता है कि जो अनुराग है उसने ना एक फार्म हाउस परचेज किया है, और उस फार्म हाउस की जो शेप है वो एक सेमी सर्कल की शेप है। अच्छा, सर्कल क्या होता है? सर्कल ये होता है, सेमी मतलब उसका आधा जो डायमीटर से होकर जाता है, मतलब ये, है ना। तो उसका सेंटर से होकर जाता है डायमीटर, तो मतलब सेंटर भी उसका होगा, है ना। आगे बोल देगा वो सेंटर के बारे में भी जरूर बोलेगा। अच्छा, कहता है कि जो डायमीटर है वो 70 मीटर है। ये हमने अभी देख लिया कि भाई ये डायमीटर बनेगा, तो ये कितना है? ये है 70 मीटर, ठीक है, ये 70 मीटर है। और बोलता है कि इन सच ए वे दैट, अच्छा वो एक पॉइंट पी लेता है सेमी सर्कल पर, ताकि पी ए बी जो है वो 30 डिग्री बन जाए। भाई ऐसा नाप पे कौन लेते हैं, पर ये ले रहा है तो कोई बात नहीं। तो पी ए बी 30 डिग्री, फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये फिगर आपको सही से नहीं दिखाई देती तो आप इसमें देख सकते हैं, ये भी क्लियर दिखाई देगी, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं, कहता है इन पार्ट 1 ही प्लांटेड सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज। भाई पार्ट 1 का है ये ना, नहीं दिखाई देता, यहाँ पर आ जाओ। कहता है कि इसमें ना मैंगो ट्रीज वो ग्रो करता है, मैंगो ट्रीज के पौधे लगाता है। चलिए समझने के लिए ना हम इसमें एक मैंगो बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या करता है? इन सेकंड पार्ट ही ग्रो टोमेटोज। सेकंड वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें हम एक टमाटोज बनाते हैं। टमाटो की फिगर कैसे बनाए भाई? टमाटो बना लो, चलो ये टमाटो है, टी बोल देते हैं इसको, है ना, ये टमाटो है। अच्छा, आगे क्या बोलता है? ये थर्ड पार्ट ऑरेंज। अब ऑरेंज भी गोल ही हो गया, है ना, कलर तो बनाया नहीं, लेकिन चलो इसको ऑरेंज बना देते हैं भाई, ये ऑरेंज है, ठीक है। इस वाले पार्ट में ऑरेंज है। कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये इन्फॉर्मेशन तो उसने इतनी दे दी, कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर दो जो हमने तुम्हें डाटा दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि POA का मेजरमेंट बता दो। POA मतलब भाई ये निकलवाना चाह रहा है, बनवाना चाह रहा है फिगर में कुछ ना कुछ कारिस्तानी करवाना चाह रहा है, मतलब ये वाली फिगर, ये वाला एंगल तुमसे पूछ रहा है ना। POA तो यही बना, तो ये वाला एंगल तुमसे वो पूछ रहा है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। भाई अब उसने फार्म हाउस लिया है तो उसके चारों तरफ तार भी लगाएंगे। भाई मेरा खेत है, ये वो बताएगा, मेरा फार्म हाउस है, तो वो कहता है कि भाई ये तो उसका हो गया फार्म हाउस, है ना, इस शेप का। अब इसमें अगर उसने तार बांध दिया है उसके चारों तरफ ताकि इसमें कोई घुस ना जाए, तो कह रहा है कि इस तार की लेंथ बता दो तुम, कितना तार यूज करेगा। भाई सिंपल है ना, इसको भी समझ लेते हैं। भाई पूरा सर्कल अगर ये होता, पूरे सर्कल का तार बांधता, लेकिन क्योंकि आधा ही है तो आधे पे करेगा ऐसे ऐसे, है ना, इसका बाद में देखेंगे। तो भाई पूरे सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, सरकमफ्रेंस बाउंड्री ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री 2πr होती है। अब उसने ये आधी कर दिया तो तुम भी से आधी कर दो भाई, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब केवल और केवल तार की जो इतनी ही लेंथ होगी वो πr होगी, है ना। मैं बाद में भी जब समझाऊंगा तो मैं इस तरीके से नहीं समझाने का, मैं डायरेक्ट डाटा उठाऊंगा, समझाऊंगा मैं उस टाइम पे भी, लेकिन इस टाइम समझ रहे हो ध्यान से। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई अरे ये उसका डायमीटर भी होगा भाई, है ना, मतलब प्लस में डायमीटर। सेकंड वाला क्वेश्चन तो इससे ही उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ द मैंगो ट्रीज, जिसमें वो प्लांट करते हैं। भाई मैंगो ट्रीज कहाँ करता है? मैंगो ट्रीज वो फर्स्ट पार्ट में करता है। कहते हैं इसका एरिया बता दो। एरिया क्या होती है? जगह बता दो, कितनी जगह में वो मैंगो ट्रीज लगा रहा है, ठीक है, बता देंगे, बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा तो उसने नहीं दिया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस रीजन थर्ड।
अब भाई उसने क्या किया, अब खेत है, फार्म हाउस है, उसने अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं, तो उनके अलग अलग पौधों के बीच में भी उसने दरार डाल दी है। उसने क्या किया है, तार लगा दिए हैं। तो कह रहा कि ऑरेंज के और टमाटो के, है ना, बीच में उसने एक और तार लगा दिया। तो कह रहा कि थर्ड रीजन तो अब हमारे यही बना ना। कह रहा थर्ड रीजन की इस लेंथ, इस वायर की लेंथ बता दो, ये 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 इसकी लेंथ बता दो भाई, हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन को करेंगे बढ़िया तरीके से, तोड़ेंगे, अच्छे तरीके से तोड़ेंगे, जितना अच्छे तरीके से तोड़ा जा सकता है क्वेश्चन को दिखाएंगे भाई। क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन जब हम एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सारे इजी हो जाते हैं, है ना। अगर मैं इसको बार बार, ठीक है, सब सही है, बेहतरीन, एक का तरफ आपको दिखाई दे रहा है। करेंगे क्या, पहले स्टेप में आपको हमेशा बताता हूँ कि डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू को ना उठाओ, उसको ऐसा उठाओ कि आप पलक झपकते उसको दोबारा यूज कर सको, है ना। कैसा करोगे भाई, गिवन सेक्शन इसीलिए तो होता है। अगर मैं सॉल्यूशन में गिवन राइट करता हूँ और इस क्वेश्चन में ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने सारे क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज राइट की उतनी लैंग्वेज इसमें ना राइट करूँ, क्योंकि इसमें कम भी राइट करेंगे हमारा काम बढ़िया चल जाएगा और एक नंबर भी हमारा नहीं कटेगा। तो भाई डायमीटर कितना है, डायमीटर वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, AOB है, AOB मतलब भाई वो कितना है, 70 मीटर है। हम अच्छा, तो रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, रेडियस होगी सेमी सर्कल की इसकी आधी, 70 मीटर की आधी, मतलब 70/2, ये आ गया कितना, 35 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई रेडियस क्या है, ये OA रेडियस ही तो है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली, ये भी 35 और भाई ये भी 35। और अगर तुम अपनी दो आंखों से सही दिखाई देता है तो आप कहोगे कि भैया OP देखो सेंटर से ये भी सर्कमफ्रेंस को मिला है, मतलब ये भी 35 है ना, मतलब सही तुम्हें दिखाई दे रहा है, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो ये भी 35 है, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ एक साथ ही सारी चीजों को एनालाइज, क्योंकि भाई जितना एक तरीके से एनालाइज करते चलेंगे सिचुएशन को उतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, उतनी सटीक, उतना ही मतलब एक्यूरेट वे में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्या दे रखा है क्वेश्चन है, ये चीज तो हमने कर ली। अब ये चीज दे रखी है, इसको भी राइट कर देते हैं कि गिवन एंगल PAB ये कितना है, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री हो गया। अब अगर ये 30 डिग्री हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इसमें उसने कोई ऐसा डाटा नहीं दिया, यहाँ उसने अलग से कोई डाटा नहीं दिया, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो हम खेल सकते थे वो हम खेल चुके हैं, अब हम क्वेश्चन के अंदर ही खेलेंगे। कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA, पहले वाला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इस वाले एंगल को बताओ ये कितना है, ये है ना। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए एक बुकलेट राइट किया है, कोर कंसेप्ट, जिसमें सारे कंसेप्ट एक साथ हैं, जो कोई उसे पढ़ लेगा मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस को ना बूस्ट हो जाएगी। अगर उसके 70 मार्क्स आने होंगे तो उसके 90 तक तो आ जाएंगे, मतलब अगर वो उसको साथ में रख के प्रैक्टिस करेगा अपनी मैथ की, है ना, प्रैक्टिस कहीं से भी कर ले लेकिन पढ़े उससे, मैं आपको दिखाऊंगा उसका, है ना, आप उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा, आप प्ले स्टोर से खरीद सकते हैं, मात्र 59 रुपीज में है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उस ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, हमें देखना है POA, भाई POA मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया POA ना इसी वाले ट्राइंगल में बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है, वैसे तो इस सेक्टर में भी बन रहा है लेकिन मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, है ना। तो मैं उठा लेता हूँ कि किसमें, क्योंकि ट्राइंगल से प्रॉपर्टी लगानी आसान है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भैया, POA, जो हमें एंगल निकालना है वही हमने अपना ट्राइंगल मान लिया तो इसमें हमको ये एंगल निकालना है। अच्छा, इस ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल में बोलेंगे कि जो OP है, देखो जो OP है वो हमारी OA के इक्वल है, और ये कितना है, ये 35 मीटर है, क्यों, क्योंकि ये रेडी है, सर्कल की रेडियाई है,
दो हो गई तो प्लूरल हो गया, रेडियाई ऑफ कॉम सेम सेम सर्कल है ना, या सेम सर्कल। अब ठीक है, इतनी बात तो सही है। कहता है भाई अब ना एक चीज, अगर आप मेजरमेंट यहाँ से अगर आप देखते हो, एनालाइज करते हो, मुझे तो दिखाई दे रही है कि भाई देखो ये हो गया ए ओ, ये हो गया पी, और ये हो गया ट्राइंगल, और आपको दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें ये वाली साइड इक्वल होगी, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया हमारा ये। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया मतलब इसके ये वाली 30 डिग्री है, और इसके सामने वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, मतलब इसके सामने 30 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने भी 30 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों इक्वल है हमारी। अब ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए? तो ये मिलेगी कोर कंसेप्ट क्लास 10th में। वहाँ पर आप जब देखेंगे ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, तो ट्राइंगल के लास्ट वाले पेज पे जब देखेंगे, मेरे हिसाब से शायद पेज नंबर 40 है, तो पेज नंबर जब आप 40 में मेजरमेंट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल इन मेजर। चलिए अब इस चीज को हम राइट करते हैं। कैसे भाई? कि एंगल हमारा इसमें ओ पी ए जो होगा वो किसके एंगल के इक्वल होगा? अच्छा, हम ना एक चीज और बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा ओ पी और ओ ए इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या कि ट्राइंगल ओ पी ए पी ओ ए बोल लीजिए, ए पी ओ बोल लीजिए, कुछ भी है ना, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया मतलब मेरे ये एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल भाई? किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ? मतलब इस वाले की और मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मेरे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, है ना, यहाँ से हमने देखा भी है। तो हम बोलेंगे कि एंगल ओ पी ए इक्वल होगा किसके? एंगल पी ए, हाँ पी ए ओ के। और पी ए ओ कुछ और थोड़ी है, पी ए भी तो ही है ना, मतलब ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये चीज कहाँ से उठाएगा? ये उठाएगा ना कोर कंसेप्ट से, जो मैंने राइट की हुई है वहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10, तो जो भी 10th के बोर्ड में आता है वो सब चीज मैंने उसमें राइट कर दी है। तो हम बोलेंगे कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of an isosceles triangle are also equal, है ना। अब ये चीज आप राइट कर भी देते हैं पेपर में तो भी मतलब बढ़िया तरीका है, टॉपर तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप ना भी राइट करें तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो करनी चाहिए, आप सभी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन अगर आप राइट नहीं भी करते हैं तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। अब आते हैं भाई, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमारी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब भैया इस वाले ट्राइंगल में ना ए ओ पी में हमारा क्या होगा कि ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ ए, ये सारे के सारे 180 डिग्री होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ओपीए क्या है भाई? 30 डिग्री है, तो प्लस ये भी 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल ही है, और ये आ गया एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 30 30 60 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 डिग्री उस साइड जाएगा, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस है 60, और ये हमको मिल जाएगा 120 डिग्री, है ना। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ तक। अब अगर आप देखते हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट तो भाई कंप्लीट कर दिया अपना, है ना, टिक लगा देते हैं, ये तो हमारा हो चुका। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर।
मुझे बताओ दोस्तों, आप सेकंड पार्ट में जब आप देखते हैं तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाई देता है, किस तरीके से मतलब आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। देखें क्वेश्चन सेकंड पार्ट भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो मैंने बताया था जब हमें दीवार मतलब उसके फार्म हाउस के चारों तरफ दीवार करनी थी, डायमीटर लगाना था, ऊपर की सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस लगानी थी आधी, तो मतलब सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे, ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ना द लेंथ ऑफ वायर, यही लैंग्वेज राइट कर देंगे भाई, क्या कि द लेंथ ऑफ वायर, the length of wire needed to fence, है ना, बस इतना ही होगा। अच्छा मुझे बताओ भाई, जब वो लगाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, ठीक है, देखो मैं बोल सकता हूँ कि भैया देखो ये वाली जो चीज होगी ना, ये जो होगी ए पी बी, ये क्या है, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, आधी सरकमफ्रेंस है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं भाई, ये आर्क भी तो है ना, भले इतनी बड़ी हो, आर्क तो हमारी इतनी बड़ी भी हो सकती है, तो आर्क भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, या फिर हम बोल सकते हैं ना कि सेमी सर्कल का आधा, ऐसे बोल दो ना सरकमफ्रेंस का आधा, ये भी बढ़िया है, क्यों ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सरकमफ्रेंस का आधा प्लस में डायमीटर, प्लस में डायमीटर, मतलब भाई सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर अपॉन में 2, और डायमीटर कितना है d, 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, मतलब पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35, डी की वैल्यू कितनी है 70, है ना, 7 5 का ये आ गया 22 × 5 मतलब 110 प्लस 70, तो ये आ गया कितना भाई 180 डिग्री। सारे बच्चे यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें ना युद्ध करना है, युद्ध, तो नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे। तो चलिए यहाँ तक देख लिया होगा अपना, है ना, अब इसको रफ करते हैं भाई, किस चीज़ को रफ करें, क्या चीज़ रफ कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ रफ कर सकते हैं भाई, एक तो ये रफ कर सकते हैं, एक ये चीज़ भी रफ कर सकते हैं, जो ताकि हमें जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलिए मैंने एक बार वीडियो को रोक देता हूँ ताकि आपको सीधा ब्लैक बोर्ड रफ ही दिखाई दे। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने थर्ड के ए पार्ट पे। थर्ड का ए पार्ट बढ़िया है समझने में, है ना। मुझे आप बताओ कि भाई अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ना, मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ कि किस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, जिसमें आम बना हुआ है, उसी में तो आम है ना, मैंगोज है, मतलब ना भाई मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का, ये ठीक है, ये मुझे पार्ट का एरिया निकालना है। लेकिन इस वाले पार्ट का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा अगर हम इसको सोचें, थोड़ा सा हम इसको मतलब अपना थॉट प्रोसेसिंग करें, तो भाई कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि भैया हमारा ये एरिया निकल जाए, है ना। अच्छा देखें, देखो एक काम हो सकता है कि भाई हम ना यहाँ पे समझ रहा कि भाई ये मेरा सेमी सर्कल है ना, ये मेरा सेमी सर्कल है, और ये मेरा सेंटर है, और ये पी है, और पी से इस वाले पॉइंट को मिला रहा है, और मतलब मैं कहूँ तो भैया मुझे इसका एरिया निकालना है। तो भाई अगर मैं इस वाली चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, अब मेरे पास ये क्या होगी, ये पूरी की पूरी फिगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये वाली पूरी की पूरी फिगर क्या होगी। तो ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये है एक सेक्टर, ये क्या है, ये है एक सेक्टर। और अगर आप सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आएगा भाई। देखो ये तो आपकी जगह थी,
इतनी आपके पास जगह थी, है ना, इतना प्लेस था आपके पास, और मैं आया और मैंने ना इतनी जगह ये हड़प ली, ये मेरी है। अब इसमें आपका कोई हक नहीं। अब आप कितने पर रहोगे? अब आप इतने पर रहोगे इस वाले पर, और आपको उम्मीद है कि भैया इसे भी ना हड़प ले, है ना। चलो ये तो होगी मजाक की बात, मतलब आप समझिए भाई ये चीज पूरे में से ये चीज चली गई ना, अगर मैंने ले ली मतलब आपके पास से तो चली गई, मतलब भाई ये वाली चीज चली गई इसमें से, ये अरे ये क्या गया, ये भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जाके हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल। या फिर एक काम अगर मैं देखता हूँ कि भाई मुझे ये वाला एंगल तो पता लग ही गया कितना है, 120 डिग्री है, और 120 डिग्री, और अगर मैं वो वाला एंगल देखता हूँ तो हो गया दोस्तों कितना, 160 डिग्री। और एरिया ऑफ भाई सेगमेंट, अरे सेगमेंट का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं हम तो दोनों तरीके से जा सकते हैं। चलिए हम जाएंगे सेगमेंट वाले से, क्योंकि बाकी सब में मतलब सबने कराया है दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से बड़ा ही प्रॉब्लम लगा है बच्चों को। हम जाएंगे सेगमेंट वाले फॉर्मूले से, मुझे वही सबसे बढ़िया लगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन कैलकुलेशन को तो इजी मैं बना दूंगा भाई। देखो अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट में। आप मुझे बताओ थर्ड के ए पार्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी कितना है भाई, 180 डिग्री है भाई। एक डायरेक्ट लाइन है ना, डायमीटर, डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब ठीक है। अच्छा ये कितना है भाई, ये कितना है, ये तुमने अभी तो देखा कहाँ है, ये पी ओ ए है ना, ए ओ पी लिख लो, इसे पी ओ ए लिख लो। चलो मैं पी ओ ए ही राइट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो समझने में कि भाई इस एंगल ना पी ओ ए राइट कर लो। ये ना कहाँ गया भाई, अरे ये रहा, बार बार हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल पी ओ बी मतलब 180 डिग्री। वो साइड जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, एंगल पी ओ बी मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री, और हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। अब भाई तुम्हारे सामने ये है, ये है, ये है और ये है, तुम्हें ये सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट हम लगा देंगे इसमें आराम से बिल्कुल। तो देखें क्या राइट करेंगे, यही राइट कर देंगे कि एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन in which sapling of mango trees, इसका एरिया हम निकालना है। तो भाई क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगर आपको मतलब और स्पेसिफाई होना है तो मैं चलो इसे भी काम आसान कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, फिगर में बना लीजिए, पेपर में अपनी शीट पे भी बना लेते हैं फिगर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ को मान लो जैसे ये P है, ये B है, इसको मान लो भाई X मान लो, इसको मान लो भाई, ठीक है। सेगमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कि भैया देखो हम चल रहे P से Y पे गई, B पे गई, X पे आए और फिर B पे आ गई, भाई पूरा सेगमेंट कवर हो गया मेरा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है ना। वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखें पाई की वैल्यू मतलब 22/7, आर की वैल्यू क्या है 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई में नीचे 360 भी है। अच्छा ऊपर ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, 60 डिग्री है। एंड अब ये माइनस वाला सिंबल माइनस के साथ ऐसे ही 1/2 ऐसे ही, आर की वैल्यू क्या है फिर से 35 और स्क्वायर है तो 35 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और साइन 30 की लगाया भाई हमने, है ना, साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू तो इस बार साइन 60 है, मतलब साइन 60 डिग्री, है ना भाई, बिल्कुल सही है। देखें अगर मैं कट करता हूँ तो भाई 60 बन जाए 60, अच्छा 0 से 0 कैंसिल कर लो, 6 6 36, तो आ गया 6, ठीक है
7 में 7, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, चलो इसको राइट करते हैं। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई में 5 आ गया, है ना, मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 6 माइनस के। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो 35 के ऊपर मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ भाई क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन भी ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन इतनी भी इजी नहीं हो पा रही। करके देखते हैं ना। देखें इस वाले सेक्शन में से, चलो मैं पहले ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 22 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है भाई 110 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 6 माइनस के 35 मल्टीप्लाई 35 और ये आ गया 2 2 4, तो ये आ गया 35 मल्टीप्लाई 35 और ये आ गया भाई √3, है ना, यही आ गया। अगर मैं इसे भी ज़्यादा ना सोल्व करूँ तो बस इसको भी ना ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, मैं ना अपनी कैलकुलेशन को और इजी लेवल पे सोल्व करूँगा। मैं बड़े बड़े नंबर को सोल्व ना करके मैं ब्रैकेट के अंदर छोटे नंबर बना लूँगा, और उन छोटे नंबर को सोल्व करके बाद में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। कैसे कि भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ से 35 कॉमन आ रहा है भैया दोनों जगह से, 35 न्यूमरेटर से आ रहा है तो न्यूमरेटर से ले लो भाई। कुछ और भी आ रहा है, हाँ भैया 5 भी आ रहा है, 5 भी कॉमन ले लो भाई। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में यहाँ पर इस वाली फ्रैक्शन में बचा ऊपर 35 चला के 5 चला के 22 बचा, है ना। अच्छा नीचे देखो इसमें भी ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 3 6 2 2 4, तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचा 3 माइनस और यहाँ पर बचा 2। अच्छा 35 हम कॉमन ले चुके, एक 5 इसमें से ले लिया तो ये बचा 7 √3, है ना, सही है। अब देखो 35 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा भाई 150, 30 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 150 और 150 प्लस 5 175, तो आगे कितना भाई 175 अपॉन में 2। किसका 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया, और 3 2 का एलसीएम लिया 6 आ गया, और देखो 3 2 जा तो 2 2 जा 44, तो ये हो गया भाई 44 माइनस, और यहाँ से 3 लिया तो 3 7 जा 21, तो 21 √3। अब अगर आप चाहें, है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपली बताता हूँ कि देखो आप ना बिल्कुल मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, जहाँ तक मैं बताऊँगा आपको पेपर में, यहाँ तक भी दोस्तों छोड़ सकते हैं। नीचे वाली मल्टीप्लाई कर लो 2 6 जा 12, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, है ना। और ना आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आगे सोल्व भी आप कर सकते हैं, है ना। इसको सोल्व करेंगे, चलो मैं सोल्व भी करके दिखाता हूँ, है ना, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं बढ़ाते भाई। देखो अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं उस वाले से जाता हूँ, अगर मुझे छोड़ना ही था तो मैं इस वाले को कर लेता। अगर अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या हो गया भाई कि देखो 175 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अच्छा देखो 21 की मल्टीप्लाई करो भाई किसमें 1.7 में, बस इतना बहुत 1.7 में कर लेते हैं, है ना, क्योंकि √3 की वैल्यू तो 1.73 होती है, लेकिन 7 3 के साथ मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी तो 21 के साथ कर लेते हैं। तो ये आएगा दोस्तों कितना, अच्छा 7 के साथ करो आधा पॉइंट लगा लेंगे, है ना, क्योंकि बड़े बच्चे हो तुम तो 21 की अगर मैं इसको देखता हूँ 17 को 10 + 7, देखो 21 मल्टीप्लाई 10 210 प्लस 21 7 से कितना हो गया 147, इसको ऐड किया तो ये आ गया 357, मतलब पॉइंट था तो पॉइंट आ गया 35.7, है ना। तो 21 की √3 में मल्टीप्लाई करके क्या है 35.7, समझ गए भाई, है ना, कितनी कैलकुलेशन इजी कर दी। तो देखो 44 माइनस 35.7 अपॉन में भाई 6, इसको देखोगे तो भाई ये आ गया 175 अपॉन में 2, और 44 में से 35.7 जाएगा तो ये बचेगा कितना भाई, माइनस ही करके देख लेते हैं ना, क्या इतना हर बार सोल्व करें भाई। तो ये बच गया 0 तो 0, 10 से 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, और ये बच गया कितना, ये कितना बच गया 8.30 लगभग, है ना, कितना ही बन गया भाई, तो ये हो गया कितना भाई 8.3 और अब हम आगे 6। अब दोस्तों इसको सब सॉल्व कर लेना, मैं इसकी ना नॉर्मल अप्रोक्स कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ अभी यहीं पर कि भाई 175 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसमें 8 में,
है ना। 3 की बाद में करते रहेंगे। 175 की मल्टीप्लाई कर लूँ अगर मैं, तो ये बनेगा दोस्तों 3570। ये लगभग लगभग सारी वैल्यू सोल्व करके बनेगी 111 समथिंग समथिंग बनेगी, है ना। आप देख लेना, है ना। ये लगभग मेरे हिसाब से 5 प्लस बनती है, मैं बोल देता हूँ 7 बनती है भैया, ठीक है। कितने मीटर, कितनी वैल्यू बन रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया भाई, है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रही होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेंथी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेंथी भले ही हो, लेकिन सोल्व तो हम करके रहेंगे। अच्छा, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, कैलकुलेटर में सोल्व कर लूँ, आप करते रहना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों बनती है, इतना तो सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। ये है हमारा 85 मतलब, है ना, 0.85। वही यहाँ तक भी हमने सोल्व कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल से, है ना। तो थर्ड का ए पार्ट हमारा हो गया। अब भाई या तो तुम इसे कर लो या तुम इसे कर लो, ये तो चॉइस में रहता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट। तो थर्ड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस रीजन थर्ड। भाई खतरनाक है ना। क्या कह रहा है ये, अब कहता है, ये कहता है भाई, ये भी सही है ना। ये कहता है कि ये ना रीजन थर्ड है। रीजन थर्ड कौन सा भाई, रीजन थर्ड है भाई ये वाला, ये वाला है रीजन थर्ड। कह रहा ना इसमें बता दो भाई, और ये है, ठीक है। तो इसका वो बता दो भाई, क्या क्या बता दो इसका, इसका बता दो वायर बता दो कितना यूज़ करेंगे हम इसको फेंस करने में। तो अगर हम इसका वायर देखते हैं तो देखो, अगर मैं देखता हूँ भाई ये एंगल तो मुझे पता चल चुका है कितना है, ये तो 120 डिग्री है। और अगर मैं इस पूरी सेक्टर को देखता हूँ तो मुझे आर्क बता सकता हूँ आराम से 120 डिग्री के अकॉर्डिंग, है ना। 2πr में थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क की लेंथ हमें पता लग जाएगी। अब प्रॉब्लम है कि इस वाली लेंथ को मैं कैसे पता करूँ, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को कैसे पता करूँ, एपी को कैसे पता कर सकते हैं, है ना। अब मेरे दिमाग में तो कई सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे इजी है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने ना जो आपने पढ़ा हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो देखो भाई क्या होता है कि ये ना सेमी सर्कल होता है, और सेमी सर्कल के अंदर जब सर्कमफ्रेंस को कहीं पे भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं पे भी बना दो, ये पूरा एंगल होता है दोस्तों कितना, 90 डिग्री। कितना भाई, 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल सही है। और ये एंगल उसने बोल ही दिया था कितना भाई, 30 डिग्री बोल दिया था। ये मानते हुए वास्तव है ना, 30 डिग्री बोल दिया था उसने। मतलब मैं ना यहाँ से देख सकता हूँ कि भैया ये 90 है, तो मतलब ये मेरा हाइपो होगा, जो डायमीटर मतलब वो हाइपोटेनस होगा। और 30 डिग्री और 90 डिग्री को मिलाने वाली लाइन होती है बेस, मतलब ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल सही है। तो कोई सा भी वैल्यू हम इसमें लगा सकते हैं। cos 30 लग रही है, क्यों cos 30 लग रही है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपो cos 30 मिलता है। तो भाई अब हम राइट करेंगे क्या, इस थर्ड को भी करेंगे बेहतरीन लेवल से ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सॉल्यूशन अपना एक बार करेंगे, तैयार करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। स्टूल रख लेता हूँ, बैठ के करते हैं इसको। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ कि इन ट्राइंगल APB तो एंगल जो P होगा वो कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। क्यों, हम इसको बोल सकते हैं क्या भाई, क्या बोल सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि भाई एंगल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री इन सेमी सर्कल, है ना। ये हम बोल सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड लाइन भी मैं राइट करूंगा, मैं थोड़ा सोच लेते हैं, लेकिन लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन तो राइट कर ही देंगे, लाइन तो हम राइट कर ही लेंगे। हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, जो हमें करना है। लाइन भी मैं आपके लिए राइट करूँगा, टेंशन मत लेना, है ना। मैं इसकी बना रहा हूँ लाइन अभी, लेकिन लाइन बन जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभी देखते हैं क्या कह रहा है भाई, पी भी 90 डिग्री है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा जो ट्राइंगल है वो APB है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या भाई,
मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया इसमें ना एंगल ए पी बी में जो ए पी है ये तो होगा बेस, जो हमारा ए बी है ये होगा हमारा हाइपोटेनस। अच्छा, जो हमारा भैया पी बी है वो हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमारे रेफरेंस एंगल के सामने है ये परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई हम तो लगा सकते हैं, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए पी बी कोस 30 है ना, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास 30 है पूरे वाले ट्राइंगल में, है ना। वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझो भाई, ये वाला ये तो हमारे पास 30 है, इसके सामने की ये लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया cos 30 होता है b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? AP है। हाइपोटेनस कितना है दोस्तों? AB है ना। बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें। और अगर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं तो हम बोल सकते हैं कि भैया देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है भैया? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की AP तो हमें निकालना है दोस्तों, है ना। और AB की वैल्यू कितनी है? AB है हमारा 70। अरे वाह, निकल गया भाई, निकल गया। अरे इतने से ही निकल गया। अरे 200, मतलब पता नहीं लोगों ने किस तरीके से किया था ये, हमारा तो इतने से नहीं आ गया। और ये कितना आ गया भाई? अरे मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कभी प्रॉब्लम हो जाए। अरे हमारा तो अच्छा AP तो निकल गया ना। हाँ ठीक है, तो ये कितना है? 2 से इसको कैंसिल कर दो, 35√3। लेकिन उसने तो हमसे वायर पूछा था, है ना। तो भाई अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों हमें जगह चाहिएगी। जगह कहाँ बनाए? जगह यहाँ बना लेते हैं। यहीं पे जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे जगह है, ठीक है, और ये जगह है। अब निकालते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क भाई? AP, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, क्योंकि हम आर्क को ना 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बना लो XY हो गया, तो इसे बना लो Z बना लो। तो AZ की मतलब भैया 2πr में ना मल्टीप्लाई कर दो θ/360 से, जो भी रेफरेंस एंगल उसके सामने मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल हमारा होगा। तो 2πr मतलब भाई 2 × 22/7, r की वैल्यू 35, थीटा की वैल्यू देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये सेक्टर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये जो सेक्टर है ना, ये यही तो है आर्क। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया थीटा यूज होगा हमारा इसमें 120, 360। इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसे सोल्व होगा भाई। 7 5 35, 0 से 0, 12 3 जा, तो आएगा कितना? 22 × 5 110, 110 × 2 220, और अपन आगे 3। इससे या तो सोल्व नहीं हो पा रहा है तो इसको लगा देते हैं इतने, ठीक है। अब निकालते हैं अपना वही क्या भाई, कि लेंथ ऑफ नीडेड वायर टू फेंस रीजन थर्ड। तो क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क कौन सा भाई? AZP प्लस AP, है ना, बिल्कुल सही है। तो AZP कितना आ गया? 220/3, और ये कितना आ गया दोस्तों? 35√3। अब ये जब सिचुएशन इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है ना, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हमारा नंबर ना 0.5 भी नहीं कट सकता, ठीक है। इस चीज़ की तो श्योरिटी रखिए, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन प्रीमियम लेवल का था, एकदम प्रीमियम लेवल का। अगर भाई पेपर मारे तो हवा खराब तो हो सकती है इसकी, है ना। देखें आप इसको एक बार देखें, मैं देखता हूँ आपको सही से दिखाई दे रहा है नहीं। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अरे ये तो रह गया ना अभी, ये हो गया, ये तो रह गया।
अब दोस्तों मुझे इसकी लाइन मतलब बड़ी लाइन भी है, अगर बड़ी लाइन तो हम नहीं राइट कर सकते तो छोटी लाइन हम राइट कर सकते हैं। बड़ी लाइन क्योंकि बड़ी लाइन मिलती है तो हम इसमें सीधा बोल देंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। बस इतना राइट कर देंगे चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ वैसे एग्जैक्ट लाइन क्या है। एग्जैक्ट लाइन ये है कि एनी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन सरकमफ्रेंस इज राइट एंगल। ठीक है, किस क्या कहता है कि ना कोई भी ये हमारा मान लो सर्कल है और इस सर्कल पर, इस सर्कमफ्रेंस पर ना कोई भी एंगल बनता है डायमीटर के अलोंग तो हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे यहाँ बने, यहाँ पर बने, कहीं पे भी बने। आप ऐसा लिख लीजिए एंगल इन सेम सर्कल इज 90 डिग्री, हमारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है ना। क्योंकि बच्चे हो इतना भी आप लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कहीं पे भी, है ना। वीडियो को दोबारा देखना रिवाइज करने के लिए। लेकिन अगर फिर से आप मतलब कहीं दूसरी वीडियो पर आप फिर से पढ़ना चाहते हो और उसका समझ में नहीं आया तो होगा क्या दोस्तों, कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ कि क्या, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ है, और भाई और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि मीडियन है सर्कल ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि सेंट्रोइड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है। तो अगर उसकी जानकारी किसी बच्चे को नहीं है ना तो वो भी कोर कंसेप्ट में मिल सकती है। कोर कंसेप्ट एक बुकलेट है जिसको मैंने ही राइट किया है, 59 रुपीज़ में अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया मतलब कहीं पे भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ही ये ओरिएंटेड है। वो कहीं पे भी परचेज उसको कर सकते हैं 59 रुपीज़ में, और आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा उसको साथ में रख के, तो आपकी प्रैक्टिस के जो नंबर हो गए 70 से 90 पर पहुंच जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे आपके नंबर। हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से पहले हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो हमारी कुछ केस स्टडीज़ थी, जो टोटल 4 केस स्टडीज़ हमारे एग्जामिनेशन PYQ में 2025 में हमारी वो अपीयर हुई थी, वो हमें देखने को मिली थी, तो उन केस स्टडी को हम करेंगे। लेकिन हमारी जो थर्ड केस स्टडी थी वो शायद थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी ऐसा ही था, वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोशिश करेंगे इस केस स्टडी को थोड़ा सा जल्दी भी ख़त्म करें और बढ़िया तरीके से भी ख़त्म करें। तो चलिए इस वीडियो को पूरी देखनी है आपको, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करनी है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि कहता है कि द ओलंपिक सिंबल कंप्राइजिंग 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स। कह रहा है कि जो ओलंपिक का सिंबल होता है, ओलंपिक का सिंबल होता है ये वाला। कह रहा है कि उसमें ना 5 रिंग्स जो है वो इंटरलॉक की हुई हैं, ये एक दूसरे के साथ मतलब इंटरलॉक है, ऐसा है, इस तरीके से है ना। ठीक है, कहता है यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मीटिंग ऑफ द अल्फाबेट्स फ्रॉम द ऑल ओवर वर्ल्ड। कह रहा है कि जो ओलंपिक्स है, ये जो ओलंपिक्स का सिंबल है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मीटिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी खास कोई बात नहीं है इसमें, है ना। बस तो बात घुमाना चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। आगे आते हैं कि इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ओलंपिक गेम्स, वही इसका भी क्या मतलब, कह रहा है कि चलो ठीक है, ओलंपिक गेम्स को स्प्रेड करने के लिए, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए क्या करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। एक स्कूल क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज को वो करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो उस ऑर्गेनाइज में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है हमारी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास 10 के, ये वो कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं भी क्या करते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट। तो कहता है कि वन सच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 5 सर्कुलर रिंग्स इन स्कूल लॉन। कह रहे हैं कि जो स्कूल का लॉन है उसमें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या करता है, 5 सर्कुलर रिंग्स बनाता है। कैसा बनाता है, विद द हेल्प ऑफ रोप। हर मतलब एक रस्सी की हेल्प से बनाता है वो, ऐसी है ना, जैसी ये है ऐसी रस्सी की हेल्प से बनाता है। कहता है ईच सर्कुलर रिंग रिक्वायर्ड 44 मीटर ऑफ रोप। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई एक रस्सी मतलब एक जो रिंग बनेगी ना पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ से, अगर मैं इसे ओपन कर दूँ, देखो यहाँ से खोल दूँ, इसे मैं ऐसे खोल के ऐसे कर दूँ, तो मतलब वो कितना हो जाएगा 44 मीटर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रस्सी की लेंथ है ना, ये 44 है, मतलब सर्कमफ्रेंस 44 है, 44 मीटर है एक सर्कमफ्रेंस। ठीक है, also in the shaded region as shown in the figure student made rangoli।
कहते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसमें ना वो रंगोली बना देते हैं, है ना, शोकेसिंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो अलग अलग गेम्स और अलग अलग स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज गिवन दैट कि ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी कहाँ पर है भाई, ये ना, है ना, मैं उसकी फिगर भी वहाँ पर बनाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो एंगल ट्राइंगल ओ ए बी है वो कितना है हमारा, वो है दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड ऑल अनशेडेड रीजन आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसमें, है ना, कौन सी, कि भाई एक तो ये वाला हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बहुत सारी से मतलब इस क्वेश्चन को आसान बना देगी बाद में, है ना, क्योंकि उसने बोल दिया ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स है ना वो एक जैसे हैं। अनशेडेड रीजन कह रहा है ना, अनशेडेड रीजंस आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड और ये अनशेडेड, मतलब भाई वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है उसके बिहाफ पे फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। भाई ये तो क्वेश्चन हलवा है ना, ऐसे ही कर दो, कैसा है 2 पाई आर की 44 रख देना, आर की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एओबी, एओबी मतलब यहाँ तक भी उसने कुछ नहीं पूछा, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो बोल रहा है भाई ये एंगल भी ए ओ बी इसी में तो बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हम बता देंगे, वो 60 डिग्री होता है वो बता देंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि R1 का शेडेड रीजन का एरिया बता दो, कितनी क्या एरिया है इसका, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। कह रहा है कि जो अनशेडेड रीजन है, अनशेडेड रीजन कौन सा भाई, चलो मैं ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको शेप दिखाई दे रही है। तो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये जो अनशेडेड रीजन है ना, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं भाई, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सारे के सारे एक जैसे हैं। और कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये मान लेते हैं सेंटर है ना, थोड़ा सा सेंटर को यहाँ पर मान लेते हैं, चलो ये इसका सेंटर है सर्कल का, और ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है। कहता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये रीजन है 1 R1, क्या भी तो रहा था ना R1 रीजन का, वो बता दो भाई, देख रहे हैं ना। तो ये कह रहा है, अच्छा हम इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। चलो फर्स्ट पार्ट आता है, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। सॉल्यूशन में पहले भाई हम क्या राइट कर सकते हैं, पहले गिवन राइट कर सकते हैं। गिवन में क्या राइट कर सकते हैं, गिवन में ये राइट कर सकते हैं कि भाई मतलब वही देती है ना भाई, सर्कमफ्रेंस ही देती। मैं कहूँ कि भाई जो गिवन में है, गिवन में सर ईच, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप फॉर ईच रिंग कितनी है भाई, 44 मीटर है। मैं कहूँगा ये कुछ और थोड़ी है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितनी है 44, है ना। रिंग राइट के मतलब 1 की, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 44, है ना। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट में यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो भाई 2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हो गया 44। 2 साइड चला जाएगा, 22 साइड चला जाएगा, सारी चीज उस साइड चली जाएगी, इनकी 44 7 इस साइड डिवाइड में तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 एंड 22 मल्टीप्लाई में तो ये आएंगे तो अपन में आ जाएंगे ये, ठीक है। देखो 22 2 जा और 2 बन जाए तो ये आगे दोस्तों कितना 7 मीटर। रेडियस हमारी आ चुकी है ना, कि भाई रेडियस कितनी होगी अब हमारी, रेडियस होगी ईच रिंग की, सर्कुलर रिंग की कितनी होगी 7 मीटर, ठीक है। सेकंड बता दो भाई। सेकंड कह रहा है कि एंगल एओबी, मतलब ये वाला एंगल बता दो भाई, है ना। चलो इसकी भी शेप मैं एक बार सही से बनाता हूँ। ये वाला हमारा रीजन है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ओ बी ए। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है कि ए ओ बी बता दो भाई, एंगल ए ओ बी बता दो, मतलब ये वाला बता दो, ये वाला एंगल। अब भाई क्या बताते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो पहले से ही है ना 60 डिग्री होते हैं, तो इसमें क्यों पूछ रहा है तो भाई 1 नंबर फ्री का दे रहा है, मतलब तो हम लेंगे भाई वो नंबर। तो चलो ये भी राइट कर देते हैं। देखो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सेकंड पार्ट के लिए कि गिवन ट्रायंगल एओबी
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। यानी कि हम कह देंगे कि हमारा कौन सा एंगल पूछ रहा था भाई हमसे, AOB पूछ रहा था, तो एंगल AOB भी जो हमारा होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। सेकंड पार्ट पे करता हूँ। थर्ड पार्ट पे आते हैं, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन R1 बता दो भाई। मतलब मैं अगर तुमसे थर्ड वाले पार्ट के लिए पूछता हूँ, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं भाई कैसा था, ये था, है ना। और भाई क्या था, अगर आप देखते हैं तो भाई इस तरीके से था ना, है ना। ठीक है, ये वाला हो गया ऐसा जो वाइट वाइट है, और बाकी सारा शेडेड है, मतलब ये R1 है ना, ये वाला यहाँ पर ये केवल ये नहीं बताना, तो हमें शेडेड रीजन R1 बताना है। शेडेड रीजन अगर हम R1 बताना है तो देखो भाई कितना बढ़िया तरीका है। एक तो तरीका है क्या कि भाई हमने इस सर्कल में से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें शेडेड रीजन R1 बताना है तो हम दोस्तों कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं कि भैया ये हमारा सर्कल हो गया था, ये सेंटर था इसका, और ये इसका एक सेक्टर है ना। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अगर ये इसका एक सेक्टर है, मतलब इसका तो मुझे पक्का पता ही है, ये तो मैं आराम से निकाल लूंगा, और इसका भी मुझे पता है 60 डिग्री है भाई, है ना, ये 60 डिग्री है। तो भाई मैं पहली बात तो अगर मैं इस चीज को तो मैं निकाल ही लूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 60 डिग्री, है ना। इसे तो हम इसके रिफ्लेक्स एंगल से भी देख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में हम ये माइनस भी कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जब भी हमारा ये निकल जाएगा। मेन मोटिव है कि हमने इस वाली फिगर में इस चीज को निकाल दे, इस वाले एरिया को, दिखाई दे रहा है बच्चों को, क्योंकि उस इसमें से ना मतलब इस वाले चीज में से हमको क्या करना है, ये माइनस करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको माइनस करें तो करें कैसे, समझे तो समझे कैसे, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और भाई उसने ना यहाँ पे ये भी दिया था। अब एक चीज आप समझना, है ना, समझने की है बस, उसे राइट नहीं करना, समझ सकते हो भाई। जैसे ये वाला जो है सेगमेंट, जो ये वाला सेगमेंट है वो इस सर्कल के लिए है, लेकिन एक दूसरा सर्कल भी तो है जिसके लिए ये सेगमेंट है भाई, ये वाला सेगमेंट है, और उसने कहा है कि ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उसने अनशेडेड पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट बोला है, मतलब हमारे ये भी इक्वली बनेंगे, क्योंकि हर एक जो एंगल है, हर एक जो सर्कुलर रिंग है वो कितने उसकी है, वो हमारी सर्कुलर रिंग का जो हमारा ये सेक्टर बनेगा, सर्कुलर रिंग जो है वो सारी की सारी 7 मीटर रेडियस वाली है ना, और एक ही जैसी है, मतलब सारी की सारी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए इसमें कि हमने किसी भी तरीके से क्या मतलब मैथ के तरीके से हम ना इस वाली चीज में से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ना इसे माइनस कर दें, इस पूरे पोर्शन को, और जो मिलेगा फिर हम ना उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। सही है। अब मुझे बताओ बच्चों, आप ये कैसे निकाल सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में भी आप राइट कर सकते हो। चलो मैं ये बताता हूँ, है ना आपको। भाई एक मुझे एक चीज बताएं कि भैया ये जो चीज है ना, मुझे ये चीज हटानी है, मुझे वाइट वाइट वाला हटाना है इस सेक्टर में से। तो भाई एक तो मैं ये जानता हूँ कि भैया ये तो हो गया मेरा सेक्टर सेगमेंट, ठीक है भाई, ये मेरा सेगमेंट हो गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि भैया इसी का ना डबल, मतलब इसके जैसे ही दूसरा ये भी है, ये वाला, और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब देखो जो जो शेडेड पार्ट है ना, हमें उसको हटाना है, बाकी सारा का सारा एरिया जो है, बाकी सारा का सारा जो एरिया है उस इस फिगर में आपको ना शेडेड दिखाई देगा, इस वाली फिगर में शेडेड दिखाई देगा। इसमें मैंने ये चीज हटा दी, मतलब मुझे भाई ये हटानी है। तो मैं एक काम मतलब मैं भाई इसमें ना एक बढ़िया तरीका बता सकता हूँ बिना किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह के। हम ना एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं कि हम ना पाई आर स्क्वायर में से पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने इस चीज को माइनस कर दूं, मतलब भैया ये वाला चीज तो मुझे पता है कि सेगमेंट है, लेकिन ये भी तो इसके जैसा ही है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट में कर दूं,
और देखते हैं भाई हमारा सही निकलता है क्या, और हम बिल्कुल सही है क्या, है ना। कोई बात नहीं भाई, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हम सही हैं या नहीं है। चलो इसी चीज से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, सही है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस 2, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस के 1/2 और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही है ना। अब आपको ये भी पता है कि भैया ये वाली चीज है ना, ये सेगमेंट्स है, जैसे ये हमने देखा था, ये हमारा ये बन रहा था और ये हमारा 60 डिग्री बन रहा था, जिसके साथ मतलब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री यहाँ पर, सही है। कस्टर पता नहीं कम हो गया। अच्छा इसको देखते हैं, चलो पाई की वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो भैया ये है 22/7, आर की वैल्यू 7 और मल्टीप्लाई 7 माइनस के 2, ठीक है। पाई की वैल्यू फिर से बच्चों 22/7, ऊपर भी 7 दो बार, और थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360 माइनस के 1/2, आर की वैल्यू दोस्तों 7 × 7 एंड साइन 60 डिग्री, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो आगे 22 7 से 154 माइनस के 2, देखो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 से 36, तो ये आगे कितना भाई 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 6 माइनस के 7 7 जा 49, तो ये आगे 49 अपॉन में 2, है ना। और साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों कितना, √3/2, तो ये इतनी आ गई। तो अगर अब हम इसको देखते हैं तो भाई 154 माइनस के, देखो हम ना एक काम कर सकते हैं कि 54 हम ले सकते हैं 7 कॉमन यहाँ से, तो भाई 2 मल्टीप्लाई 7 कॉमन ले लो, सही है। चलो कॉमन ले लेना, तो मैं और बताता हूँ बढ़िया तरीका। भाई इसको कर लो 154 माइनस 2 है, 2 ऐसे वैसे ही भैया अंदर की चीजें ना एक बार सही से कर दो, 22 7 154 अपॉन में 6 माइनस के 49 की √3 में मल्टीप्लाई मतलब 49 √3 और अपॉन में भाई कितना 2 1 2 2 4, सही है। अब तक तो सही है बिल्कुल, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब ना एक काम आप ये करोगे, मतलब ज़्यादातर बच्चे ये कर देते हैं कि भाई ना यहाँ से एलसीएम लेंगे ना, तो थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। मैं तुमसे एक कह सकता हूँ कि भाई मतलब कर सकते हैं जैसे नहीं कहा कि 154 को पहले 6 से डिवाइड दे दो, पॉइंट में छोड़ो, 2 डिजिट तक छोड़ दो, है ना। फिर 49 की मल्टीप्लाई √3 में कर लो और उसको भी 4 से डिवाइड दे दो। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा मत करो भाई, और बताता हूँ बढ़िया तरीके। देखो 154 है, ठीक है, एलसीएम ले लो माइनस के 2 जो तुम सोच रहे हो भाई 24 एलसीएम ले लिया, तो 6 कितने जा 4, अच्छा 12 तो हो सकता है ना, 12 होगा इसका एलसीएम, 6 2 जा यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 154 में यानी कि कितना हो गया भाई 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 या 2 1 जा 2 and 1 3, तो आएगा 308। अच्छा माइनस है 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई 49 में, मतलब भाई 3 की मल्टीप्लाई 49 में करोगे तो ये आएगा 147, तो ये आ गया 147 √3, सही है। अब देखो 12 इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 से हम इसको काट कर सकते हैं पूरे को, तो ये रह जाएगा ऊपर इस तरीके से, तो 2 6 12, सही है। तो हमारे पास सामने आया 154 माइनस के भाई 308, 147 की मल्टीप्लाई कर लो √3 में, 147 की √3 का मतलब क्या है 1.7, है ना, √3 का मतलब 1.7 की मल्टीप्लाई कर लो, बस बहुत है। 1.73 लेने की जरूरत नहीं, बहुत है। देखो 7 7 में 49, 4 यहाँ पर 7 4 से 28 28 24 32, 3 कैरी 7 में 7 7 में 3 7 में 3 10, ठीक है। 1 की जब करोगे तो यही आएगा, तो 9 और 9 और 4 और 2 और पॉइंट के बाद एक डिजिट था, मतलब ये आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा
249.9 अपॉन में, और यहाँ से आया 6 पूरे के अपॉन। सही है, ठीक है। अरे 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 क्या कर दिया भाई, ये 154 है माइनस, इसको कर रहे हैं ना अभी हम कि 308 माइनस के 308 माइनस के, और ये आया था हमारे पास 249.9 और अपॉन में कितना आ गया था, 6 आ गया था। अब अगर हम इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो देखो 154 माइनस के 308 से, अरे ये कुछ और नंबर थोड़ी है, इसे 250 राइट कर लो भाई, अप्रोक्स ये कुछ और थोड़ी है, ये तो 250 के बहुत ज्यादा क्लोज है ना। 250 राइट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 250 कर दो इसको, तो 250 किया तो इसका कितना है, देखो 8 में से 0 गया 8, और 10 में से 5 गया 5, है ना, और यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ नीचे बचा 6। बस अब इतना रह गया, देखो 154 माइनस के भाई 650, 6 9 या 54 करके भी दिखा देता हूँ, है ना भाई। तुम्हें देखो 58 है ना तुम्हारा, 58 है, 6 9 या 54 बचा 4, पॉइंट लगा लो। अच्छा यहाँ पे 4 बचे, पॉइंट लगा लो 0, और 6 6 जा 36। अब दोस्तों इस साल सोल्व नहीं होगा क्योंकि हर बार रिमाइंडर हमारा यही बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, 9.6। जब हम इसको माइनस करके देख लो 154 में से 154 और 0.0 9.6, ये आ गया 4, और 13 में से 9 गया 4, पॉइंट लगा लो 0, और ये आ गया कितना दोस्तों 144.4। सही है ना। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अप्रोक्स आंसर बना वो बना 144.4 मीटर स्क्वायर। बस आप एक काम है ये कर देना कि अपना इसको इक्वल टू ना लगा के ये लगा देना, इसका मतलब होता है अप्रोक्स कि भाई हमारी वैल्यू। अब देखो इसके आंसर में अगर 145 आ जाता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं, 146 आ जाता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वो क्यों आया होगा, अगर मुझे जो ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ना 145 या 146 ही बन पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 1.73 की मल्टीप्लाई करते तो वही बन जाता। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस इतना राइट कर दो, बस अप्रोक्स का सिंबल लगा लेना, ठीक है। थर्ड का हमारा ए पार्ट भी हो गया। अब देखो हम आते हैं थर्ड के कौन से पार्ट का, थर्ड के बी पार्ट को। देखो थर्ड का अगर हम बी पार्ट देखते हैं, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। भाई मैं तुमसे पूछता हूं कि अनशेडेड रीजन कौन सा है, यही तो है भाई। देखो 1 2 3 4 5, यही तो है अनशेडेड रीजन, ये और उसमें कहा है कि जो सारे के सारे सेगमेंट है ना, मतलब वो जो सारे के सारे जो अनशेडेड रीजन है वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसे हैं। मतलब भाई मैं तुमसे ना ये पूछने लगूं अगर, मतलब फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी एक जैसे होंगे, है ना, जो बचा वो भी एक जैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपसे ना ये पूछता हूँ कि मुझे बताओ इस वाली फिगर में केवल और केवल इस फिगर में कितने सेगमेंट हैं। तो आप कहोगे भैया देखो इसमें सेगमेंट ऐसा तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम इसको इससे ड्रॉ कर दें तो जो ये वाला सेगमेंट है ये तो इस वाले सर्कल का, जो ये वाला सेगमेंट है ये वाला, ये है इस वाले सर्कल का, मतलब ऐसे इसमें 2 सेगमेंट है, 2 इसमें मतलब 4 सेगमेंट होगी, है ना। अच्छा सॉरी 4 तो ये फिगर होगी ना, तो टोटल हमारे 8 सेगमेंट हो गए हर एक फिगर में 2। देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे लेंथ बता दो रोप की, तो एक सेगमेंट की देखो भाई यहाँ से, देखो यहाँ चलो करते हैं, है ना। देखो बच्चों जब आप लेंथ निकालोगे अनशेडेड रीजन की, मतलब भाई एक तो आप ये निकालोगे, ये क्या है उस सेगमेंट की लेंथ, प्लस में ये वाली लेंथ, ये इस वाले के लिए हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि भाई इस वाले सेगमेंट के लिए, इस वाले सेगमेंट के लिए, इस वाली आर्क के लिए क्या एंगल बना रही है, ये आर्क इस पर सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, 60 डिग्री। मतलब ये वाली जो होगी आर्क, ये वाली, ये इसके सेंटर पे से 60 डिग्री बनाएगी, फिर ये वाली जो है ये इसके सेंटर पे 60 बनाएगी। मतलब भाई सारे के सारे एक जैसे हैं,
समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इससे ज़्यादा तो डिटेल नहीं हो पाएगा। और इतना तो दोस्तों आपको समझना भी चाहिए, है ना। खुद से 10th क्लास में आ चुके हो, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया लेंथ ऑफ रो अराउंड द अनशेडेड रीजन्स, लेंथ ऑफ द रो around the unshaded region, जो भी हमारे अनशेडेड रीजन है उसके अराउंड, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्या होगा भैया 8 मल्टीप्लाई एंड लेंथ ऑफ आर्क, समझ में आ गया ना क्यों कह रहा हूं मैं लेंथ ऑफ आर्क। भाई ये हमारा सर्कल था और यहाँ पर हमारा ये एंगल 60 डिग्री बना था, लेकिन ये यही तो बना रहा है। अब इसी के जैसा दूसरा यहाँ होगा, जितने ये होंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे कैसे निकालोगे भाई, केवल इतना हिस्से को, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बताओ इतना हिस्सा कैसे निकालोगे आप, ये है किसी सर्कल का, और जिसमें आपको दे भी रखा है कि भैया ये जो है ना ये 60 डिग्री है, और तुम्हें इसकी भी पता है ये 7 मीटर है, तो भाई ये आराम से निकल जाएगी, है ना। लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब भाई हम कह सकते हैं कि भैया 8 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस मतलब पूरे सर्कल की जो लेंथ है, अच्छा उसमें थीटा अपॉन 360 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू और 7 और थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360, सही है। 7 से 7 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, तो ऊपर आ गया हमारे पास 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 22 और अपॉन में आ गया दोस्तों 6, अपॉन में आ गया 6। चलो कोई से भी कर लो, ठीक है, आपके मर्जी, कोई से भी आप कर सकते हैं। कैसे क्या कह रहा हूँ मैं, देखो कट कर लो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, सही है। तो कितना आया 8 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 3। अब मेरी बात बताओ, जब 3 से 22 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई 7.14 आएगा, है ना। 7.3 आएगा, 7.3 आएगा। कैसे कि 22 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 से 21, बचा 1 पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, अब यही चलता रहेगा, मतलब ये आएगा भाई 7.3। अब 7.3 जब आएगा हमारा, तो 7.3 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 7.33 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा दोस्तों 56, 8 7 56, 8 अच्छा काट कर लेते हैं ना, 8 3 24, 2 कैरी, 8 3 24 into 26, 2 कैरी, 8 7 56 एंड 58, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 58.64 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े ही मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी। बिल्कुल इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना इस वीडियो को कर देना।